नमस्कार साथियों, आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स और ये केमिस्ट्री का बीएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक आपका है। तो आज इसी क्रम में हम लोग पहले इसका सिलेबस देखेंगे, उसके बाद इसके सिलेबस के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं उसको हम क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फिर इसको पहले सिलेबस देखते हैं, उसके बाद आगे की क्लासेस देखेंगे इसी में। अगर पहला सिलेबस देखें, रेट ऑफ रिएक्शन है आपका, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन, जिसमें आप देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड स्यूडो ऑर्डर। ठीक है, अब इसी का हमें डिटर्मिनेशन करना होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसके लिए कितने प्रकार के मेथड हो सकते हैं, तो देख सकते हैं। पहला मेथड आपका होगा डिफरेंशियल मेथड होगा, दूसरा आपका होगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तीसरा आपका होगा हाफ लाइफ मेथड एंड चौथा होगा आपका आइसोलेशन मेथड। ठीक है, और इसी के बाद एक आपका सिलेबस में आएगा हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके केमिकल काइनेटिक्स के सिलेबस हुए। ठीक है, और इसी क्रम में कुछ और भी इसके सिलेबस हैं, देख लेते हैं उसको भी। थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, तो इसमें भी कुछ सिलेबस हैं, इसमें देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें आप देखेंगे एक आरएनएस इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर मॉडल, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है उसमें आप एक होता है इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को। ठीक है, अब एक आप इसमें सिलेबस आपका एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट। ठीक है, इसका केवल हमें यहाँ पे डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, बाकी सब चीज़ें थ्योरेटिकल पोर्शन है हमें वो पढ़नी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक केमिकल काइनेटिक्स का पूरा सिलेबस हुआ। तो हम अब शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर परिभाषा हम देखेंगे इस चीज़ को, तो होता है द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि जो आपका कोई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो, वो समय के साथ अगर चेंज होता जाता है तो वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, मान लीजिए अगर इस चीज़ को समझना चाहें, अगर हम कोई हम बर्तन लेते हैं, उसमें पानी ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए पानी लेते हैं। अब इसमें मान लीजिए बाहर हम सॉल्ट रखें या फिर नमक रखें। ठीक है, छोटे छोटे से ये सॉल्ट है या फिर नमक है। अगर देखें, अगर इसका समय अभी मान लेते हैं जीरो, इसका समय अभी टी बराबर मान लेते हैं जीरो है। ठीक है, कहने क्या मतलब है, अभी ये दोनों आपस में मिले नहीं हुए हैं। ठीक है, एज ए रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब करते क्या हैं, जैसे ही साल्ट को हम पानी मिलाते हैं, ठीक है, जैसे ही डालेंगे तो देखेंगे जो सोल्यूशन होगा वाटर का, उसमें जो नमक की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तब क्या होगा, बढ़ेगी कब, जब जो आपका समय टी बराबर जीरो था, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जैसे ही टी से अगर समय इसका आपका बढ़ता जाएगा 5, 10, 6 जो भी मिनट हो जाएंगे आपके, ठीक है, मतलब 10 मिनट तक देखेंगे जो आपका सॉल्ट होगा इसमें घुल जाएगा। ठीक है, तब देखेंगे इसमें जो आपका पानी की जो कंसनट्रेशन था पहले इसमें नमक का, वो जीरो था, लेकिन 10 मिनट बाद देखेंगे तो जो ये सॉल्ट का सोल्यूशन होगा, सॉल्ट जो होंगे इस वाटर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखेंगे आपका इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, तो यही बोला जा रहा है द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, समय के अनुसार हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस होते हैं वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यही बताया गया है, हम यहाँ देख सकते हैं इसी को रेट किसे बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपकी परिभाषा इसकी हुई है। अगर इसको हम यूनिट निकालना चाहें तो बोल सकते हैं मोल प्रति लीटर आपका होगा, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। ठीक है, एक कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है आपकी होती है वो मोल पर लीटर होती है, और आपका टाइम होता है, आपका टाइम का जो होता है यूनिट होती है वो यूनिट हो सकती है आपकी मिनट हो सकती है, आवर्स हो सकती है, सेकंड हो सकती है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होंगे आपके, क्या क्वेश्चन में दिया है, अगर मिनट दिया है तो वहाँ पे मिनट लिखेंगे, अगर आवर्स लिखा तो आवर्स, अगर सेकंड लिखा तो सेकंड लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी आपकी होगी। अब यहाँ पे देखें, मान लीजिए रिएक्टेंट आपका कोई ए है, ठीक है, अब प्रोडक्ट आपका ये है। ठीक है, तो अगर इसका हमें रेट निकालना होगा ए का, ठीक है, तो रेट निकालने के लिए हम करते क्या हैं, रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के। ठीक है, और इसी को अगर हम बराबर कनेक्ट करेंगे रेट को, तो ये हो जाता है आपका के और ये हो जाता है। ठीक है, जहाँ के आपका होता है रेट कांस्टेंट होता है, और जो आपका ई होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ हमें यहाँ पे इतना पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब आगे हम देखते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है देखेंगे इसमें अगर हम
व्हेन ए इज टेकन 1 मोलर देन रेट कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। कहने क्या मतलब यहाँ पे है, इसके पहले अगर देखें हमने जो अभी रिएक्शन बनी थी कुछ इस तरह था ए और पी, जहाँ पे ए देखा था हमने रिएक्टेंट था, ठीक है, और पी आपका प्रोडक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को निकाला था कि रेट आपके बराबर होगा, रेट बराबर के इंटू ए होगा, ठीक है, ये आपका होगा। तब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हेन ए इज टेकन 1 मोलर, ठीक है। अब के को अगर हम 1 मोलर ले लेते हैं तो आपका जो रेट कांस्टेंट होगा वही स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी परिभाषा को बताया गया है, इस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छे से हम लोग। अब ये चीज़ और है, जिसे मान लीजिए हम कोई भी रिएक्शन दे दी गई है उसका ओवरऑल रेट निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इस रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि ठीक है कि अगर कोई रिएक्शन दी गई है तो उसका ओवरऑल रेट कैसे निकालेंगे, पूरी रिएक्शन की क्रिया की दर क्या होगी उसको देखेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, ये आपकी कोई एक रिएक्शन है और यहाँ पे देखेंगे पहला आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपका इस चीज़ें आपकी ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। अब कहते हैं इसमें करते क्या है, जो आपका पहले वाला जो ए छोटा वाला ए लिखा हुआ है इसके हम कोई भी रहेगा उसको हम बटे में कर देंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इस चीज़ को, इसको मान लीजिए यहाँ पे पहला रिएक्शन है, इसको क्या किया गया यहाँ पे देखेंगे ये वाला, पहले हम इसको बटे में कर देंगे, 1/a कर देंगे, ठीक है। अब बाकी जो ए बचा है उसको करेंगे d/d और a, ठीक है, इस कर देंगे और बटे dt कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए पहले a के लिए हो गई। अब सेम प्रोसेस करना है b के लिए करना है, 1/b कर देंगे, फिर db करेंगे, dt कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी कर देंगे, प्रोडक्ट के लिए भी कर देंगे। और इसमें एक चीज़ बस अलग करना है, जो रिएक्टेंट साइड वाला जो पोर्शन होगा उसमें हम आपके पहले इस इक्वेशन के पहले माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए देख सकते हैं इसमें, जैसे आपका रिएक्टेंट वाला पोर्शन ये है, ये देखेंगे ये रिएक्टेंट वाला पोर्शन है, ठीक है। अब रिएक्टेंट ही कन्वर्ट होता है आपका प्रोडक्ट में। अब कन्वर्ट कैसे होगा, जब आपका रिएक्टेंट अगर ब्रेक करता है, जब टूटता है तभी वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जो यहाँ पे माइनस साइन लगाया गया है वही यहाँ पे शो कर रहा है कि जो हमारा जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक कर रहा है, ठीक है, न कि कुछ और बता रहा है। ये यहाँ जो माइनस लगाने का मतलब यहाँ पे है केवल यही है कि रिएक्टेंट आपका जो है वो ब्रेक कर रहा है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कोई भी रिएक्शन हो इसी प्रकार से, अगर ओवरऑल रेट निकालना ही हो इस रिएक्शन का तो निकाल सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से कुछ करना है नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको सबसे पहले ये जो है रिएक्शन का जो ए है उसको 1/a कर देंगे, उसके बाद हम लगा देंगे इसके माइनस, क्योंकि आपका जो ए है ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपका ब्रेक कर रहा है, जैसे ब्रेक करेगा या फिर टूटेगा वो, तो यहाँ पे जो साइन का माइनस साइन लगाया जाता है वो यही बताता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो टूटा, ठीक है। इसी प्रकार से बी देखेंगे, जो भी मॉलिक्यूल है वो भी रिएक्टेंट ही है, तो यहाँ पे इसको भी -1/b कर देंगे और d/dt कर देंगे, जैसा कि इसके में यहाँ किया गया, ठीक है। अब उसी क्रम में वापस प्रोडक्ट को कर देंगे पूरा एकदम से, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रहता है न कि नेगेटिव रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हुए। अब हम देख लेते हैं यूनिट, ठीक है, जो रेट कांस्टेंट क्या होता है इसकी यूनिट क्या होती है इसको हम देख लेते हैं अपने, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए यूनिट निकालना चाहें तो पहले एक नॉर्मल फॉर्मूला देख होता है कि मान लीजिए अगर हम यूनिट निकाल रहे हैं nth आर्डर के लिए, ठीक है, nth आर्डर मतलब क्या हुआ, फर्स्ट आर्डर, सेकंड आर्डर, जीरो आर्डर जो भी हो सकते हैं, ठीक है, उन्हीं आर्डर के लिए कि हमारी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट इसकी होती है नॉर्मली, एक तरीका इसका होता है कि कंसंट्रेशन, ठीक है, आप कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये होगा ये 1 - n, ठीक है, ये आपका फार्मूला हुआ, ये आपके हुए nth आर्डर के लिए, ठीक है। nth आर्डर मतलब क्या हुआ कि n बराबर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मान लीजिए अगर n की वैल्यू हम रखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जितनी भी यूनिट हम निकालेंगे वो आराम से निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर देखना चाहे मान लीजिए इसी चीज़ को हम अगर मान लीजिए हम n बराबर 0 रखते हैं पहले, ठीक है, ये मतलब क्या हुआ 0 आर्डर रिएक्शन के लिए हम यूनिट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा इसमें देखेंगे अगर हम कंसंट्रेशन 1 - n अपॉन टाइम, ठीक है, ये था फार्मूला आपका nth आर्डर के लिए, ठीक है। हमने क्या किया है n बराबर 0 कर लिया है, तो कंसंट्रेशन 0 - 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 - 0 हो जाएगा और टाइम, ठीक है। और कंसंट्रेशन की यूनिट हमें पता होती है क्या होती है, इसकी होती है मोल
पर लीटर, ठीक है, ये होती है कंसंट्रेशन की यूनिट। और यहाँ पे ऊपर की जो पावर है 1 है, यहाँ टाइम आपका है, ठीक है। और कंसंट्रेशन किस प्रकार से आपकी यूनिट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर, ये -1 हो जाएगा क्योंकि आपका जो मोल पर लीटर होता है, कुछ आपने पढ़ा होगा इसी तरीके, मोल लीटर होता है, अगर लीटर को ऊपर ले जाते हैं जब इस तरीके से तो -1 में हो जाता है, ठीक है। तो ये मोल लीटर -1, और टाइम आपका भी नीचे है तो टाइम आपका भी ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जीरो ऑर्डर के लिए ये आपका यूनिट आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं, अगर चेक करना चाहें इस चीज़ को तो देख सकते हैं, मोल लीटर -1 है और टाइम -1 है, ठीक है। ये n बराबर 0 के लिए है। अगर n बराबर 1 करेंगे तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे टाइम -1 है सेकेंड, ठीक है, तो इसको भी देख सकते हैं आराम से हम लोग चाहेंगे तो इस चीज़ को, ठीक है। अगर मान लीजिए यही है कंसंट्रेशन 1 - n होता है, टाइम होता है, ठीक है, ये चीज़ जो होती है n बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन 1 - 1 बटे टाइम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की पावर 0 हो जाएगी और टाइम आपका हो जाएगा। और एक चीज़ हमें पता होती है कि किसी की भी अगर वैल्यू, अगर कोई वैल्यू है उसकी पावर अगर 0 है तो उसको जो वैल्यू आएगी हमेशा 1 आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कंसंट्रेशन की जो पूरी वैल्यू है यहाँ पे है वो आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये कंसंट्रेशन वैल्यू पूरी जो हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, अपन टाइम आपका हो जाएगा, ठीक है। जब ये टाइम आपका ऊपर जाएगा तो ये टाइम आपका टाइम -1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी टाइम -1 है। इसी प्रकार से आपको आप लोग सेकेंड, आप थर्ड फोर्थ का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जो भी है आपके हैं। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको देख लेते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो क्रिया की दर होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला हो सकता है आपका कारक है आपका टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर से क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी रिएक्शन की दर पे, उसको देखते हैं। 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर यूजुअली डबल और ट्रिपल द रिएक्शन रेट इन होमोजेनियस रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए टेम्परेचर जो आपका है, मान लीजिए 10 डिग्री पहले था, मान लीजिए ऐसा करते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर था पहले, ठीक है, किसी रिएक्शन की। अब इसको हम बढ़ा के कर देते हैं 40 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री जब इसको बढ़ाते हैं, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी ना, जैसे मान लीजिए आपका टेम्परेचर बढ़ाया मैंने 10 डिग्री, ठीक है। अब क्या पहले कर रहे हैं, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 10 डिग्री हमने इंक्रीज किया, ठीक है। कहने क्या मतलब है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इसकी, ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो आपकी इंक्रीज करेगी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, ठीक है। ये आप दुगनी या तिगनी ये आपकी रिएक्शन इसकी बढ़ जाएगी। और कौन सी कंडीशन आपकी होगी, ये आपकी होमोजेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है। तभी आपकी ये रिएक्शन जो होगी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे 2 से 3 गुना तक आपकी रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। ये टेम्परेचर का प्रभाव हुआ। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द रिएक्शन रेट इंक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड इन द अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो आपकी होगी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। पहले इसको म्यूट देते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है, वो इंक्रीज करेगी जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे हम लोग। और कब ये होगा, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो और कैटालिस्ट जो होंगे आपके वो अब्सेंट रहेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में आपके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है। और कब बढ़ेगी, जब आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बिटवीन द reacting molecule to product take place in chemical reaction, new bond are formed while old bond are broken, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, यहाँ पे H2Br2 मान लीजिए है, ठीक है, इस तरीके से 2HBr आपका मालिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे हमारा ये आपका रिएक्टेंट है ये, और आपके प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पे H2Br2 है, ठीक है, और यहाँ पे HBr है, ठीक है।
अब HBr कब बनेगा, जब आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक करेगा तभी आपका HBr मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही बोला जाता है द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बिटवीन द रिएक्टिव मॉलिक्यूल टू द प्रोडक्ट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड। अब न्यू बॉन्ड जब फॉर्म करेगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, और जब आपका ओल्ड बॉन्ड रहेगा जब ब्रेक करेगा तो आपका रिएक्टेंट का ब्रेक करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है H2O का है, H2 का, अब H2 जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, अब Br2 आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक करेंगे तो आपके HBr बनेंगे एक मॉलिक्यूल से, और एक मॉलिक्यूल से आपके फिर वापस HBr बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार के 2 HBr के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सकते हैं, जो ओल्ड बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो न्यू बॉन्ड आपके फॉर्म होते हैं, यही बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे while old bond are broken as the result the transformation rate of reactant molecule into product is influenced by the nature and strength of the bond in the molecule। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, जो आपका HBr जो मॉलिक्यूल बनने की दर है ये किस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपके इसमें जुड़े हुए हैं, अगर इनकी मजबूती काफ़ी रहेगी तो जो रिएक्शन होगी वो स्लो होगी। अगर मान लीजिए ही आपकी स्ट्रेंथ इसकी मान लीजिए कम रहेगी तो आसानी से रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने क्या कुल मतलब है कि जो आपका जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है और उनका नेचर कैसा है, वो आपके रिएक्शन रेट जो होगी उस पर आपके डिपेंड करेंगी कि वो कितनी तेज़ी से हो सकते हैं। यहाँ पे कैटालिसिस का क्या प्रभाव होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट द रिएक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब से आपका कोई मॉलिक्यूल है अगर कैटालिस्ट उसमें डाल देंगे तो आपकी जो उसकी रिएक्शन रेट होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, अब आपका पांचवा आता है रेडिएशन। व्हेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब्ड बाई द रिएक्टिव मॉलिक्यूल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि आपका कोई अगर रिएक्टिव मॉलिक्यूल है वो सर्टेन वेवलेंथ है, ठीक है, उसको अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो जो उस केमिकल की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे उसके रिएक्शन बढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उसके बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है सच रिएक्शन आर फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन को बोलते हैं। कहने क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है वो अगर आपके प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, लाइट में अगर रिएक्शन वो तेजी से हो रही हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं। जैसे अगर देख सकते हैं इसमें भी एग्जाम्पल के तौर पे आपके हाइड्रोजन क्लोराइड और यहाँ पे देख सकते हैं 2HCl बना। ठीक है, अगर देखिए इसमें क्या होता है, अगर देखें H2 जो होता है और Cl2 आपके हैं। अब नॉर्मल जो होते हैं अगर मतलब अंधेरे में इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो बहुत स्लोली रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये लेकिन जैसे ही उजाला मतलब अगर लाइट उनको दे दी जाए, ठीक है, अगर लाइट उनको दे दी जाए, HV मतलब यहाँ पे लाइट होता है, अगर लाइट दे दी जाती है तो ये एक्सप्लोड कर मतलब इसे फूट भी सकते हैं। मान लीजिए कि रिएक्शन की हो रही है H2 + Cl2, ठीक है, इस प्रकार से इनकी रिएक्शन हो रही है और हमने इनको लाइट दे दिया। ठीक है, लाइट में कुछ इन्होंने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया। अब 2HCl तो बनेंगे लेकिन हो सकता है इतनी तेज़ी से बने ये एक्सप्लोसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो आपके रेडिएशन का प्रभाव यही है कि रिएक्शन जो मॉलिक्यूल होंगे इतनी तेज़ी से हो सकती है कि हो सकता है फट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को यही लिखा गया है व्हेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब बाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज सच रिएक्शन आर फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार से अब जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन कैन बी सेफली मिक्सड विद हाइड्रोजन इन डार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जाता है कि मान लीजिए आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करना है तो सिंपल से आपका डार्क मतलब अंधेरे में रहिए और उसको आप मिक्स करेंगे तो आसानी से मिक्स हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम धूप में ले जाते हैं, ठीक है, अगर उसको वही हम धूप में करते हैं तो ये बम की तरफ फट भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही बताया जाता है कि दे आर रिएक्टिंग वेरी स्लोली, क्योंकि यहाँ पे जो होगा जब हम डार्क साइड में इसकी स्टोर करते हैं तो वहाँ पे जो इनकी रिएक्शन रेट होती है बहुत स्लोली होती है, लेकिन जैसे ही एक्सपोजिंग द रिजल्टेंट मिक्सचर टू लाइट द रिएक्शन बिकम एक्सप्लोसिव। ठीक है, अब जैसे ही इस रिएक्शन को हम लाइट की उपस्थिति में करा देते हैं तो ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन होती है और जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है बहुत तेज़ हो जाता है। इस प्रकार से ये एक्सप्लोसिव इन नेचर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर, आपके टेम्परेचर क्या प्रभाव होता है, रेडिएशन का क्या प्रभाव होता है, कैटालिसिस का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास से हमारी जो रहेंगी यहीं तक रहेंगी, नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी पढ़ेंगे हम।